अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं शाहजेब अहमद। प्रोग्राम के आगाज में सुबहनामा का हम जिक्र करते हैं। सुबहनामा में बहुत सारी टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने हमेशा अमन का और बर्दाश्त का पैगाम दिया। लेकिन अभी रिसेंटली बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से कुछ गुस्ताखाना बयानात दिए गए, जिसकी दुनिया भर में तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम मकातब फिक्र के जो दिल हैं वो दुखी हैं और सब मजम्मत कर रहे हैं, शदीद मजम्मत कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बयानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी DGISPR की जानिब से भी मजम्मत की गई है और ये भी कहा गया है कि यह अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हों, वजीर आजम पाकिस्तान हो शहबाज शरीफ या दीगर वफाकी वुज़रा हैं और जो सियासी क़यादत है, सब इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और करनी चाहिए। साथ में हम देख रहे हैं कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक साथ खड़े हैं और एक आवाज के साथ भारत के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ में ये मुतालबा भी कर रहे हैं। OIC की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ में आपको ये बताएं कि इस प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस पर तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन खैर, सुबहनामा में अगली खबर ये शामिल करेंगे कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो आइंदा इजलास होना है, उसमें कुछ अच्छी खबर की उम्मीद जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है, जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में वापस आने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी खबर है अगर वाकई ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अहदाफ पाकिस्तान को मिले थे, तकरीबन 27 अहदाफ थे, उस पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। साथ में बजट पेश होने से पहले, यानी कि सिर्फ 4 दिन पहले अब बजट पेश होने वाला है, सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। हम देख रहे हैं कि ज़राए FBR हमें यह बता रहे हैं कि IMF के मुतालबे पर टैक्स शरह बढ़ाने की तजवीज़ बजट में शामिल ना करने का फैसला किया गया है, जबकि इनकम टैक्स की मद में 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। बजट में क्या होने वाला है इस पर भी हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वह उरूज पर है। क्या ये वाकई बजट अवाम दोस्त होगा? क्या इस बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ अवाम को मिल सकेगा? क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इस मईशत के हालात हैं, उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर तो नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आवाम की जानिब से उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ गई है, आमदनी उतनी है, तनख्वाहों में इजाफे की भी बात हो रही है। लेकिन क्या जिस किस्म की IMF की शराइत रखी गई, अगर सब कुछ किया जाता है बजट में, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आएगी। लेकिन इस पर प्रोग्राम में चलकर आगे तफसीली बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है बजट में, किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने वाला है। बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, उससे ओवरऑल देख रहे हैं कि तमाम अशिया जो है वो महंगी होती जा रही है। महंगाई की एक लहर इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा इस बजट में, ये तो चंद दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस हवाले से जान सकें कि आने वाला बजट कैसा होगा और इसमें किसी किस्म का कोई छोटा सा भी रिलीफ है या नहीं है। मुल्क में बिजली का भी बहरान बढ़ता जा रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी हम हर तरफ देख रहे हैं, हर शहर में देख रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम आपको दिखाते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। कराची की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। दीगर शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी, लाहौर हो या पेशावर हो, हर शहर में सगम लोड शेडिंग देख रहे हैं। वफाकी काबीना आज लोड शेडिंग की सूरत हाल पर भी सर जोड़कर बैठेगी और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज होने जा रहा है और ये कोशिश की जाएगी। शायद खाकान अब्बासी का भी हम बयान देख रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जून के आखिर तक जो ये लोड शेडिंग है ये कम होकर 3 घंटे तक रह जाएगी। इसका मतलब है कि खत्म होने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन कम करने की एटलीस्ट हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके। जो काबीना इजलास में लोड शेडिंग के खात्मे से मुतालिक प्लान है वो पेश किया जाएगा। मार्केट और बाजार शाम 7 बजे बंद करने पर भी गौर होगा। अब बिजली बचाने की तरफ हम जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं कि कोशिश की जाए कि कम से कम हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल हों, कम से कम बिजली इस्तेमाल हो। यहाँ तक पे इस पर भी बात हो रही है इस वक्त कि क्या हफ्ते की जो छुट्टी की बहाली की मंजूरी है वो भी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किफ़ायतशार मुहिम से मुतालिक ऐलान भी करेंगे। तो आज ये अहम जो बातें हैं इजलास में वो होंगी और इस पर तमाम लोग जो है सर जोड़कर बैठेंगे। वफाकी काबीना सर जोड़कर बैठेगी, इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से बिजली बचाई जा सकती है, कैसे लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सकता है या एटलीस्ट कम की जा सकती है। तो इस पर गौर किया जाएगा। और एक वो मामला जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी मजम्मत की जा रही है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, वो है गुस्ताखाना बयान जो कि भारत में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है BJP की तर्जुमान की जानिब से दिया गया।
पूरी दुनिया में इसकी शदीद मजम्मत हो रही है। हुक्मरान जमात घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि प्रेशर इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से आ रहा है, OIC की तरफ से आ रहा है, मुख्तलिफ एहतजाज भी किए जा रहे हैं, मुतालबे भी किए जा रहे हैं। अब BJP ने अपनी तर्जुमान को मुअत्तल भी कर दिया है इन तमाम बयानात के बाद। साथ में मुख्तलिफ ममालिक में भारतीय प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की भी मुहिम चलाई जा रही है, जो कि चलानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसी कोई मुहिम चले कि बाइकआउट किया जाए भारतीय प्रोडक्ट्स का, ताकि एटलीस्ट आप ये मैसेज दे सकें कि इस किस्म के बयानात अगर आप देंगे तो तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, तमाम जो मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मकातब फ़िक्र से हैं, वो सब एक साथ खड़े हैं और इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। साथ में सफारती अमले को बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी कुछ बयानात दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तौहीन आमेज़ बयान देने वालों की पुष्पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। जैसे कि हमने मजम्मत का जिक्र किया था OIC की जानिब से, और अक़वाम मुत्तहिदा से वो मुतालबा भी कर रहे हैं, इसमें भारत का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि OIC के बयान को गैर ज़रूरी हम करार देते हैं, और कहा कि भारतीय हुकूमत जो है वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है, लेकिन वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम कहाँ करती है हमें नज़र नहीं आता। हम कश्मीर की बात करते हैं, जो कि इस वक्त भारतीय ज़ेर कब्ज़ा है, वहाँ पर हम देख लें या भारत के अपने अंदर देख लें, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या होता है उसका हम जिक्र करते रहते हैं, आपको वीडियोज़ दिखाते रहते हैं, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस की लड़कियां हों, हिजाब का मामला हो, मसाजिद हों, इवन घर हों, वहाँ पर हमला किया जाता है। मसाजिद में अजान नहीं दी जाती, वहाँ पर उसको रोका जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं लोगों पर, तशद्दुद किए जाते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम देखते रहते हैं भारत में, लेकिन इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। लेकिन इस पर हम तफसीली बात भी करते हैं आज, और हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। उनसे हम करेंगे। सबसे पहले मारिया साहिबा, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मारिया साहिबा, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि भारत की हुक्मरान जमात के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, शदीद मजम्मत भी की जा रही है, जो नफरत अंगेज़ इक़दाम उनकी जानब से किए जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं, उसकी मजम्मत की जा रही है। लेकिन इसको ब्रेक कब लगेगा, इसको कैसे रोका जाएगा? कि इस वक्त हिंदुस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, उसके अंदर ये दबाव काफ़ी नहीं है। जब तक कि हकीकी मायनों के अंदर आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियाँ आयद करने में कामयाब होते हैं, या आप OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उससे कोई माशी पाबंदियाँ या सियासी पाबंदियाँ उन पर आयद करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ और बाकी ममालिक के साथ, ना सिर्फ वो मुस्तहकम है लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक नौइयत की हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ बयानात की हद तक तो ये दुरुस्त है कि ये कुछ किस्म का हिंदुस्तान के इंटरनेशनल इमेज के ऊपर एक तरह से आती है, लेकिन ये ज्यादा। और मारिया साहबा, साथ में OIC ने तौहीन आमेज बयान देने वालों की पुष्पनाही करने वालों के एहतसाब का भी ऐलान किया है, लेकिन क्या इस बार सवाल फिर ये पैदा होता है कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उनके खिलाफ कोई आलमी सतह पर कार्रवाई हो सकेगी? कोई पॉसिबिलिटी कि हम आलमी सतह पर कोई कार्रवाई होती देखते नहीं है? कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस जिनके खिलाफ ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, उनकी बुनियाद पर या बैन अक़वामी मुसलमान होने की हैसियत आपको ये चीज़ें आगे लेके जानी पड़ेगी। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एक वाज़े जो है कलकल लगाई जाए और उनके ऊपर ये तमाम तर चीज़ों को इक़्तिसादी तरक्की के साथ, इक़्तिसादी एक्सेस के साथ आप पाबंद करते हैं, तो फिर शायद ये मुमकिन हो सके। लेकिन अभी तक आप इस पर मुत्तफिक नहीं है और ना ही आपने मुत्तफिका कोई पॉलिसी इख्तियार की है। जब आप ये कर लेते हैं बतौर मुस्लिम रियासतें, तो फिर हो सकता है कि आपका एक कलेक्टिव प्रेशर है जो हिंदुस्तान के ऊपर पड़ सके। लेकिन इसके साथ साथ मारिया साहिबा, हम भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जुल्म भी देखते आए मुसलमानों के खिलाफ, और आज़ादी छीनने के लिए जो हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर तनकीद है वो भी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आज़ादी छीनी जा रही है वहाँ पर मुसलमानों की, और उसके बाद इस किस्म के गुस्ताखाना बयानात दिए जाते हैं। आप समझती हैं कि भारत में मजहबी तकसीम के खदशात बढ़ चुके हैं? हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ इस वक्त आप देखने में नजर आ रही है वो मजहब तकसीम से कुछ आगे है। वो इस वक्त तमाम जो गैर हिंदू हैं, यानी कि मुस्लिम, सिख, से जो भी बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, उन सब से उनके बुनियादी इंसानी हकूक ले रहे हैं। उनको दूसरे दर्जे की हिंदुस्तानी शहरियत दी जा रही है, उनको कानूनी तौर के ऊपर उनसे तमाम हकूक ले लिए गए हैं।
ऐसी सूरत हाल के अंदर मसला ये नहीं है कि एक हिंदू मुस्लिम तकसीम होगी, मसला तो ये है कि उस हिंदू मुस्लिम तकसीम में वो जो मुसलमान हैं और उनके पास वो इतनी कानूनी हैसियत भी नहीं रखेंगे कि वो एक दूसरी सतह की जो शरीयत है उसको भी इख्तियार कर सकें। क्योंकि जो आप अकूबत खाने देखते हैं या जो डिटेंशन सेंटर्स हिंदुस्तान की बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जो कश्मीर के बाद 2019 के एक्ट के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो किया है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये इस किस्म की सेंटर्स बनाए जाएंगे, डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहाँ वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं वो इस बात की वजाहत देंगे कि वो हिंदुस्तान में 1947 से 12 साल कबल कैसे आए, उनके पास किस किस्म के जायदाद के कागज थे, और अगर नहीं है या तालीम नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में उनको इन डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। और अगर मुसलमान है तो फिर दूसरी शरीयत की हामिल मतलब उनको हासिल करने के लिए भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। तो ये एक सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक पूरे हिंदुस्तान का मैप चेंज होने जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में जो हिंदू अक्सरियत है वहाँ वो कानूनी तौर के ऊपर वाहिद हिंदुस्तानी अव्वल की शहरी। मारिया साहबा, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं, ये तौहीन रसालत के वाक़यात हर कुछ अरसे बाद रूनुमा होते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इसकी रोकथाम के लिए किन इक़दामात की फौरी तौर पर ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? दरअसल ये है कि एक हम इस्लामोफोबिया पे तब बात करते हैं जब इस किस्म के घिनौने या तो बयानात सामने आते हैं या कोई बहुत ज़्यादा एक घिनौनी जो इंसानी हकूक़ की पामाली की एक सिचुएशन है वो नज़र आती है। इसके अलावा हम इस पर बातचीत करते हुए नज़र नहीं आते। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपके ऊपर बतौर मुसलमान हर जगह आपकी मजहब के ऊपर, तमद्दुन के ऊपर जो है ज़रब लगाई जा रही है। और जब तक आप इसका वापस जो है एकेडमिक वापस इसका सियासी अस्करी जवाब देने की हैसियत नहीं रखेंगे या आप ये बात वाज़ेह नहीं करेंगे कि बतौर मुस्लिम ये आपके लिए काफ़ी नहीं है और या अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और मुख्तलिफ फोरम्स को एक्सेस नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है मारिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और जिस तरीके से आप भी कह रही हैं, इस वक्त फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर जब दबाव बढ़ाया जाएगा भारत के ऊपर, तभी कुछ वो प्रेशर बिल्ट होगा और इसी तरीके से इन मामलों को रोका जा सकता है। तमाम जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स हैं, वहाँ पर भी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है भारत के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक है, वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब प्रोग्राम में आगे बढ़कर, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि बजट आने वाला है और बजट आ रहा है तो अंदाजे लगना भी तेज हो गए। लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अवाम तो कुछ एक्सपेक्ट करे या ना करेंगे, उनको समझ नहीं आ रही कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इन हालात में या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजट से पहले ही उनके ऊपर ऐसे ऐसे बम गिराए गए हैं कि वो बहुत खौफजदा हैं ऑलरेडी। लेकिन इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि इस बार मुख्तलिफ शोबाजात के बजट में कटौती होगी, नए टैक्सेस का निफाज होगा और बहुत से टैक्स छूट का खात्मा होगा, यानी कि महंगाई में इजाफा होगा, बहुत सारी अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट तो हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में किस किस्म का बजट आ सकता है, कितना अवाम पर बोझ डाला जाएगा, कितने चांसेस हैं, IMF की शराइत भी हम एक तरफ देख रहे हैं और जो IMF की मंजूर करदा तजावीज़ हैं, मेरे ख्याल में उसी के मुताबिक जो है ये बजट तैयार किया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात मुजम्मिल ने, उनसे हम बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि IMF की जो मंजूर करदा तजावीज़ हैं, क्या बजट जो है वो उसी की अक्कासी करेगा, उसी का हिस्सा होगा? देखिए, बात ये कि पहली दफ़ा जो है मैं तकरीबन 2003-04 से पाकिस्तान का हर बजट कवर किया मैंने और बहुत ज़्यादा मेरी पार्टिसिपेशन रही है। मैंने पहली दफ़ा इतना कमज़ोर जिसे कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना और हुकूमत देखी जो IMF की इतनी ताबेदारी कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ इसको एक लाइन में ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि IMF वाले ही बजट की तकरीर लिख के देंगे जो मिस्टर इस्माइल साहब पढ़ेंगे और जो है दूसरी तरफ जो है उसकी जो है ना जो मौजूदा हुकूमत PDM है, जो मिस्टर इस्माइल साहब पढ़ेंगे तो वो जो है इसमें तालियां बजा रहे थे। यकीन जाने कि जो अभी तक जो अखबारों में खबरें और जो इनके वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस
उससे महसूस यही हो रहा है कि इतना खौफ है इनको कि अगर कोई 19-20 की और IMF प्रोग्राम नहीं मिला तो ना सिर्फ पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा बल्कि इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो उस पर ये कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जैसे आपने सुना भी हो, मैं काफ़ी मेरी ये चलती रही हेडलाइन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साल शुरू होगा, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे सख्त तरीन और महंगा तरीन साल होगा। जब मैं ये कहता हूँ महंगा तरीन साल होगा तो महंगाई जो है अपने अरूज पे जाएगी और 30% तक महंगाई हो सकती है। और सख्त तरीन का मतलब 30% आप कह रहे हैं, 30% तक महंगाई हो सकती है? जी देख लेना, 40% तो पेट्रोल की कीमत ही बढ़ा दी है, 45% बिजली की बढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तरीफ ये देखें जो 100 यूनिट वाला जो इस्तेमाल करता है बिजली, उसका तो 75% जो है बिल आएगा बढ़। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि मईशत को संभालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि ये बोझ जो डाले जाएंगे वो उन सेक्टर्स पर भी डाले जाएंगे जिन पर आज तक सेक्टर्स पर बोझ नहीं डाला गया, यानी कि मैं ज़राअत की बात कर रहा हूँ। क्या उस पर भी कोई नए टैक्सेस लग सकते हैं? ये भी चांसेस हैं? देखिए हमने जो है अपनी 75 साल तारीख और ख़ास तौर पे पिछले 20 सालों में जो है ज़्यादा टैक्सेस लगा के हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ना हमारी मईशत में सरमायाकारी आई और ख़ास तौर पे उनके लिए मौके फराम किए जो ज़्यादा टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए ज़्यादा फराम किए, क्योंकि हमारी हालात अच्छे नहीं है। वो भी जो है नीचे से रिश्वत लेकर उन लोगों के साथ मिल जाती थी, तो इससे एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को भी बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के लिए कभी भी सूटेड नहीं है कि हम ज़्यादा शरह टैक्सेस में रखें, उससे नुकसान होता है। और ये PTI की हुकूमत ने प्रूव किया, और PTI की हुकूमत ने पिछले 3.5 साल टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाया और उसने नंबर ऑफ टैक्स पेयर को बढ़ाया और टैक्सेस को कट करना शुरू किया। उससे जो है इस साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में 6,100 अरब रुपए की, और एक माली साल में 1,400 अरब जो 3% GDP का बनता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जर्नैल के दौर में या किसी भी डेमोक्रेटिक दौर में इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ था। हम बैठे हुए थे, हमारी मीटिंग हो रही थी शौकत तरीन साहब से और जो है और लोगों से। इस साल अगर हमारी हुकूमत होती तो हमने टैक्स की शरह सेल्स टैक्स जो 17% है उसको कम करके 16 पे लेके जा रहे थे, और जो दूसरे इनकम टैक्सेस थे उसको भी नीचे लेके जा रहे थे, क्योंकि हमें उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया था। अब अनफॉर्चुनेटली वही जो है पिछले 20 सालों में पिछले 30 सालों में 20 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनने मिलाकर इसी 30 सालों में इंडिया जो है 1992 में 8वीं बड़ी मईशत थी दुनिया की। अब वो जो है 30 साल बाद तीसरी बड़ी मईशत बन गया, और पाकिस्तान जो है 1992 में जो था आज 2022 में उससे नीचे है आलमी रैंकिंग में। हमसे ममालिक ऊपर चले गए, बांग्लादेश वगैरह तमाम। अब ये वही पुरानी रेटरिक, वही पुराना बिलीफ, अभी जो खबरें देख रहे हैं हम कि जी फलां पे टैक्स लगा दो। अभी आप आज से 6 महीने पहले सुनते थे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का बूम आया हुआ था, पाकिस्तान में टेक का बूम आया हुआ था, यंग जनरेशन जो है रोजगार कमा रही है। अब सुनने में आ रहा है ये बजट में तमाम पे टैक्सेस लग जाएंगे, मोबाइल फोन पे टैक्सेस लग जाएंगे, इंटरनेट पे टैक्सेस लग जाएंगे। मतलब कैसे आप मोबिलाइज करेंगे चीज़ों को जब आप वही हरकतें करना शुरू कर दें। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि द वर्ल्ड हैज चेंज, बट जो करंट सेट ऑफ पॉलिटिशियन है दे हैव नॉट चेंज एट ऑल। तो अगर ये चेंज नहीं होंगे पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा, और ये बात समझनी चाहिए उन लोगों को भी जो इनको लेकर आए हैं। और जिस तरीके से पिछले 60 दिन में इकोनॉमी को मैनेज किया गया है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि हम कहते थे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, और उस पर हमने बताया कि रिफाइनरी जहाँ पे खाम तेल से पेट्रोल वो निकलता है, वो उनके मुनाफे जो हैं $10 से $40 हो गए। अगर आप उनका मुनाफा $10 पे वापस ले आएंगे तो आपको ₹30 नहीं बढ़ाना पड़ता। मुजम्मिल साहब साथ में मैं ऐड जरूर करना चाहता हूँ ये सवाल कि हम देख रहे थे कि साबका हुकूमत का जो ज्यादा जोर था वो तामीराती शोबे पर था। इस मौजूदा हुकूमत आप क्या समझते हैं रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उस सेक्टर में कुछ रिलीफ दे सकती है? कोई पॉसिबिलिटी है इन हालात में, या उन पर भी जो टैक्स है उसमें इजाफा ही होगा? देखिए बात यह कि ये जो हुकूमत है किसी भी जगह पे रिलीफ देने के अब काबिल नहीं रही।
क्योंकि इन्होंने बिजली की कीमत जो 45% बढ़ाई है और गैस की फीसद 45% से बढ़ाई है, ये वो इन्होंने वार किया है जिससे ना चाहते हुए भी अगर किसी को कुछ भी रिलीफ दे दें तो जो है वो रिलीफ काम का नहीं है, क्योंकि हर चीज में गैस और बिजली का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अभी सीमेंट की बोरी 900 रुपए की हो गई है। सीमेंट की बोरी के अलावा जो है उनको जो है अपना जो है बिजली, गैस और कोयले की जरूरत होती है। अब अगर वो ये इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो वो 900 की जगह अगर 1100 या 1050 बोरी का रेट हो जाएगा तो वो कैसे जो है वो चल सकेंगे। कल ही की बात है कि जो स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन की सनत में, 6500 रुपए फी टन जो है उसका रेट फैक्ट्रीज ने बढ़ा दिया है। अब 2,22,000 रुपए जो है इस वक्त सरिया का रेट है। अब मुझे बताएं कि एक तो जो 3-5 मरले का घर बनता है उसमें भी कम से कम जो है 10 टन सरिये की जरूरत है, तो 20 लाख रुपए का तो उसमें सरिया चाहिए। अगर 10 टन नहीं तो अगर 5-6 टन भी सरिया, जो बहुत खतरनाक हो जाता है, वो लगाना चाहे तो 11-12 लाख का तो सरिया। तो वो एक आम आदमी को जिसको जमीन समेत 30 लाख रुपए घर हमारी हुकूमत के दौर में मिल रहा था, अब वो नामुमकिन हो गया। अब वो 60 लाख में भी नहीं बन सकता। तो ये सनत जो है जो बड़ी जो मतलब लग्जरी जिसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि जो 500 गज के घर, 1000 गज के घर और जो अपार्टमेंट्स अच्छे बनते हैं। कराची में अब कोई अपार्टमेंट, पॉश एरिया की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल एरिया की 2 बेड का अपार्टमेंट जो है 3 करोड़ रुपए से कम का नहीं है, क्योंकि जमीन का रेट भी बहुत ज्यादा था और कंस्ट्रक्शन का उससे भी ज्यादा, और फिर रिश्वतें बहुत है यहाँ पे। तो आप देखें ये सनत को इन्होंने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में खत्म कर देंगे। और उसका कंसर्न अगर आप लेकिन मुजम्मिल साहब सवाल ये पैदा होता है ना कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, वैसे तो खैर इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर तरक्याती बजट में भी कमी की जा रही है और ये सोचा जा रहा है कि उसकी भी कुछ असरात मुरत्तब होंगे, कुछ बेहतरी आएगी मईशत में। लेकिन क्या ये सब स्टेप्स लेने के बाद, क्या ये तमाम IMF की शराइत पूरी करने के बाद और इस किस्म का, जैसे कि आपके बकौल के आप कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से IMF का तैयार करदा जो बजट है वही पेश किया जाएगा, तो क्या ये सब कुछ कर बाद बजट के बाद जो है वो कोई मईशत संभलेगी? आप संभलती देख रहे हैं? देखिए, बात ये होती है कि मईशत संभलने के लिए ना, मईशत में जो मईशत के खिलाड़ी होते हैं उनकी सेहत कब खास ख्याल रखा जाता है। अब जैसे कोरोना आया था तो इमरान खान वजीर आजम ने उस वक्त 1200 अरब का पैकेज दे दिया, स्मार्ट लॉकडाउन किया कि किस तरीके से जो है कामकाज हो। यहाँ पे कामकाज ही बंद कर दिया जा रहा है। जैसे कि अब बिजली का जो बहरान है उससे जो है बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब वो उससे एक तरफ आप बिजली का रेट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आपने रेट के अलावा जो है बिजली फराहम कर रहे हैं। अभी जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है 2 दिन पहले की, 40,000 कारखाने जो है उन्होंने ये जो बिजली की कीमत बढ़ी है उसके बाद इरादा किए बंद कर देंगे। अब मुझे आप बात बताएं कि कैसे चलेंगे मामला। तो आपको रिलीफ भी साथ प्रोवाइड करना होता है, ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करना होता है। वो मरियम औरंगजेब जो है वो उसके तो मजाक बनना शुरू हो गया कि हमने 2000 रुपए प्रोवाइड किए। अब लोग उसमें कहते हैं कोई कि भाई बोरी भी दे देते, इतने सारे पैसे कैसे लेके जाएंगे। कोई कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड दे दीजिएगा, कुछ स्कीम कर ले। कोई कह रहा है कि जी उस इतने सारे पैसे हमने सरमायाकारी भी करनी होगी तो वो एडवाइस भी साथ दे दें, क्योंकि इतने सारे पैसे आपने और ये आवाम को ही ना भुगतने पड़े हैं मुजम्मिल साहब, ये सब्सिडी 2000 रुपए की आखिर में तो आवाम ही भुगतती है। तो देखें, कुछ क्रिएटिव होना। पहली बात तो ये कि इनको अपने अंदर से खौफ निकालना पड़ेगा हुकूमत जाने का। जिस दिन इनके अंदर से खौफ निकल जाएगा फिर ये सियासत नहीं, आवाम के लिए फैसले करना शुरू कर देंगे। दूसरा ये कि वो खौफ निकालने के बाद रास्ते ढूंढे, रास्ते निकाले। कभी तुर्की जाना, कभी सऊदी अरब जाना, कभी ये जाना। यहाँ पे एक्सपर्ट से, जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था जब हमारी लाइन कटी, रिफाइनरी के मार्जिन्स $40 पे अगर वो वापस $10 पे ले आते तो आखिरी ये 30 रुपए इनको बढ़ा देना पड़ता है। तो ये चीजें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा। फिर आप मुजम्मिल साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तमाम सेक्टर्स को थोड़ा टच कर सकूं। अगर हम थोड़ी सी पाकिस्तान कुकिंग ऑयल की भी बात करें तो पाकिस्तान जो कुकिंग ऑयल है उसके लिए तकरीबन 80 से 90% पाम और सोया सीड जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर आप समझते हैं कि अगर इंपोर्ट में भी फिर टैक्सेस बढ़ गए तो फिर तो ये महंगाई और खास तौर पर ये जो कुकिंग ऑयल है इसमें तो एक हम नया बूम देखेंगे। कुकिंग ऑयल में तो पाकिस्तान फंस गया। आपस की बात यह है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ इनके पास यही है कि उसको जैसे पेट्रोल में सिफर कर दिए टैक्सेस, सारे टैक्सेस, सेल्स टैक्स सिफर कर दें, वो IMF करने नहीं देगा।
ठीक है, और इसके अलावा आलमी मार्केट से हमें मंगाना ही मंगाना है उसको, और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हम गला फाड़ फाड़ के बोलते रहे पिछले 10, 12, 15 साल। 3-4 चीजें ऐसी है जिसकी पाकिस्तान की 100% डिपेंडेंस बाहर से है। इसके कोई मकामी हल निकालें, ऑल्टरनेट निकालें, लेकिन वो हम अपनी मस्ती में रहे सारी हुकूमतें, सारे हुक्मरान के बाहर से डॉलर उधार मिल जाता है, IMF से मिल जाता है, अमेरिका दे देता है, चाइना दे देता है, तो हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। वरना हमारी ज़राई मुल्क था। अभी इमरान खान के दौर में आपने देखा होगा कि ये जो ऑलिव ऑयल की जो है, ऑलिव की बहुत अच्छी फसल होना शुरू हो गई बलूचिस्तान जैसे इलाके में जहाँ पे पानी की भी किल्लत है। तो ऑलिव जो है एक बहुत बड़ी सोर्स है, आपको पता है, तेल की। तो हमें ये चीज़ें पैदा करने की ज़रूरत थी, इसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने सड़कें 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 बस ऑप्टिक्स क्रिएट करना, जाके उल्टी सीधी चीज़ें करना, तो उस पे जो है टाइम भी ज़ाया किया, मुल्क का वक्त भी ज़ाया किया, और आप जो है माशी मसाइल भी सर पे खड़े कर दिए लाके। तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलते जिस तरह हमने चलाए हैं। और जो है हर कोई बस नोच रहा है, लूट रहा है, खा रहा है। अभी भी यानी कि मुजम्मिल साहब, थोड़ा इसको अब हम सम अप करें तो मुझे आपकी तमाम बातों से यही लग रहा है कि इस मुआशी बहरान से निमटने के लिए और IMF की शराइत सामने रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आवाम पर बोझ डाला जाएगा, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, चाहे वो इंपोर्ट के टैक्स हों, एग्रीकल्चर सेक्टर के हों या आपके दीगर सेक्टर्स के हों। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ओवरऑल जो हाल है, जो बजट आने वाला है, उस हवाले से आपने अपना तज्जिया भी दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक है वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें भी हो गई और हमने बजट के हवाले से बात भी कर ली इस वक्त। लेकिन आगे बढ़कर एक और मामला, हमने एक और बयान देखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और वो आटे के हवाले से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से किया अपना वादा पूरा कर दिया। हमने देखा था KPK में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कपड़े फाड़ कर भी, कपड़े बेच कर भी आटा देना पड़ा तो मैं दूंगा। और खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 100 यूटिलिटी मोबाइल ट्रक से फराहम शुरू कर दी गई है। साथ में 10 किलो का थैला 400 और 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 800 रुपए में मिलेगा। और इस हवाले से मजीद पहले जान लेते हैं, रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स पे फरीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। फरीद खान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरीद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये ट्रक्स जो है, मोबाइल ट्रक्स वो लगाए गए हैं, कौन कौन से मकामात पर लगाए गए हैं और कितने पॉइंट्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं इन ट्रक्स के लिए? जी शुक्रिया। असल में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था, जिस तरह आपने कहा कि पूरे पख्तूनख्वा में हम इंशाल्लाह आटा घर घर पहुंचाएंगे, तो उसी हवाले से कल से ये आगाज़ हुआ है। कल हमने तकरीबन पूरे पख्तूनख्वा में 100 यूटिलिटी स्टोर मोबाइल चलाए हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 1900 स्टैटिक यूटिलिटी स्टोर है, कुछ फ्रेंचाइजीज है जहाँ पे ये रूटीन में मिलता है। तो वही आटा जो बाज़ार में तकरीबन 1400 का मिलता है, वो हम 800 रुपये का 20 किलो अभी मुहैया कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए। जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है यूटिलिटी स्टोर का, वहाँ पे हम मोबाइल जो है चला रहे हैं। 100 मोबाइल अभी पूरे पख्तूनख्वा में हम चला रहे हैं और इंशाल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था उसको हम अमली तौर पर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। लेकिन ये 100 पॉइंट्स कौन से हैं? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, इस तरह सवाबी, चतराल, जो है धीर, सवात, पूरे जो एक्स फाटा है, NMDs है, वहाँ पे वजीरिस्तान, बनू, डी खान, कोहाट, इन पूरे इलाकों में जो अभी इस वक्त तकरीबन 100 मोबाइल जो है अभी चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टैटिक स्टोर है, कुछ फ्रेंचाइजीज है, वो भी चल रहे हैं। तकरीबन रोज़ाना के बुनियाद पे 40,000 बोरियाँ, 40,000 प्लस थैला आटा जो है अब हम मुहैया कर रहे हैं। 40,000 थैला का मकसद है कि हम 40,000 घरानों को ये आटा फराहम कर रहे हैं जो बाजार से तकरीबन बिल्कुल। मैं असल में फरीद खान साहब इसलिए कह रहा था क्योंकि 100 पॉइंट्स पर अगर ये ट्रक्स खड़े हैं, मोबाइल ट्रक्स, तो ये अभी पूरे KPK के लिए तो कम है, तो इनको बढ़ाने की जरूरत है। तो इस पर भी कोई गौर किया जा रहा है कि इनको बढ़ाया जाए ताकि जो आटे का हुसूल है वो आसान हो जाए तमाम लोगों के लिए?
जी, हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वो क्या है कि हम कल से इंशाल्लाह परसों से तकरीबन 250 इसकी तादाद बढ़ाएंगे, 250 कर लेंगे। इसके अलावा जो है ना सेल पॉइंट जो है ना स्टेटिक सेल पॉइंट भी तकरीबन 500 इसी हफ्ते अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, अगले जो हफ्ते सेल कर लेंगे। पॉइंट सर, साथ में मोबाइल ट्रक से फी फैमिली जी फरीद साहब, एक और प्रॉब्लम आती है कि फी फैमिली जो है वो आटा दिया जाता है, जब वहां पर ट्रक्स खड़े होते हैं तो उनको अलाउ कितना किया जाता है? क्या एक फैमिली को एक आटे का थैला दिया जाता है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है, क्या किया जाता है? मैक्सिमम जो है वो 40 kg आटा हम देते हैं, जो एक फैमिली का तकरीबन पूरा होता है। यानी एक शनाख्ती कार्ड पे 40 किलो आटा हम देते हैं। अगर फैमिली बड़ी है तो वो बेशक घर के दूसरे फर्द का शनाख्ती कार्ड साथ ले आएं तो उसको 80 kg आटा मिलेगा और वो मेरे ख्याल में उस घराने का पूरा होगा। अगर लोग कनात करें, लोग साथ ताउन करें तो मेरे ख्याल में ये जो है ना ये आटा एक फैमिली के लिए सफिशेंट है। एक महीने के लिए 80 kg सफिशेंट होता है बड़ी फैमिली के लिए। लेकिन लोग आप कह रहे हैं कि छोटी फैमिली जो है वो भी अगर ताउन करें। जी जी बिल्कुल, यही आप कंटिन्यू कीजिएगा बात कि लोग ताउन करें, आप ये कह रहे हैं। हाँ, लोग असल में ताउन नहीं करते, लोग स्टॉक करते हैं अपने पास, सोचते हैं कि कोई काहत आ रहा है, कोई खामखा कोई बहरान आ रहा है। इस तरह का कोई बहरान नहीं है। हमारे पास गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है, आटा मौजूद है। लोग अगर कनात करें, लोग सब्र करें, ताउन करें हमारे साथ कि भाई इस तरह रश न बनाए, कतारों में खड़े रहे, तो मेरे ख्याल में एक छोटी फैमिली के लिए 40 किलो आटा और इस तरह बड़ी फैमिली के लिए 80 किलो आटा वो मेरे ख्याल में सफिशेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि इतना मकदार सफिशेंट होता है। इस तरह हम चीनी भी देते हैं। एक फैमिली को या एक शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो चीनी देते हैं, 5 किलो घी देते हैं। वो अगर शनाख्ती कार्ड 2 हो जाए तो मकसद है 10 किलो हो जाएगा। वो सफिशेंट है एक फैमिली के इस्तेमाल के लिए पर मंथ, ये सफिशेंट है। अच्छा, जैसे कि आप भी ये बात कर रहे हैं फरीद साहब, खुद से ये कह रहे हैं कि लोग स्टोर कर लेते हैं आटा, आप लोगों से लेते हैं, एक कम प्राइस पर लेते हैं, उसके बाद स्टोर कर लेते हैं, फिर वो क्या आगे बेचते हैं। तो इसके खिलाफ कोई आप लोगों ने हिकमत अमली तैयार की है कि इस चीज को भी रोका जाए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आटे का असूल? जी बेचते नहीं है। अभी जो प्रोग्राम शुरू हुआ है कि शनाख्ती कार्ड हो और शनाख्ती कार्ड के बाद उसका मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर पर OTP मैसेज आएगा। OTP मैसेज इसका मकसद यह हुआ कि उसी फैमिली को, जिस फैमिली ने ये शनाख्ती कार्ड लाया है, जो मोबाइल है उसका, उसी को जाएगा। मेरा मकसद यह है कि मसलन एक फैमिली है, उसकी ज़रूरत है 40 किलो, वो खामा 2 शनाख्ती कार्ड ला के 80 किलो लेके जाते हैं, घर में रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो है ये खामा बहरान आ रहा है। यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों के ज़हनों में ये होता है कि कोई बहरान आ रहा है तो अभी से आटा स्टोर कर लो, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आटे की किल्लत पैदा ना हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फरीद साहब, कि आटे की किल्लत ना हो। तो इसके लिए भी कोई हिकमत अमली या कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? हमारे एंड पे तो हमने तैयारी की हुई है। हमारा जो हेड ऑफिस है और मिनिस्ट्री है, उन्होंने काफ़ी मकदार में हमें वो गंदम ली हुई है। गंदम आते रहते हैं और हम मिलों को देते हैं कोटा। उसी हिसाब से जो हमारी है उस पर ठीक ठाक जाएगा। बाकी रही बात पूरे पख्तूनख्वा के लोगों की, तो उसमें मसला यह है कि वो उन्होंने हो सकता है शायद परचेज प्रॉपरली टाइमली नहीं की हो, तो वो तो और बात है, पॉलिटिकल बात है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन हमारे एंड पे हमने तकरीबन ठीक ठाक जो है वो किया हुआ है। हमारी मनसूबाबंदी तैयारी हमने की हुई है। ऊपर से हमारे MD साहब, हमारे मिनिस्ट्री में जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, उसके हिदायत पर हम ठीक ठाक जा रहे हैं और एक प्लान तरीके से हम इंशाल्लाह सिस्टमेटिकली वी आर गोइंग ऑनवर्ड। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने। लेकिन साथ में मुझे आखिर में ये जरूर बताइएगा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, मोबाइल ट्रक्स लगाए गए हैं और वहाँ से मैं देख भी रहा हूँ, कुछ फुटेज हमें भी मिल रही है और लोग भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मोबाइल ट्रक्स पर? लोगों की तादाद कितनी है और क्या ये मोबाइल ट्रक की टाइमिंग्स हैं कोई स्पेसिफिक, या ये सारा दिन लगे रहते हैं? ये तकरीबन सारा दिन तो नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि एक जगह पे, एक मुकाम पे जाते हैं, वहाँ पे उस इलाके की जो है ना रिक्वायरमेंट वो पूरी करती है। मसलन मैं अभी बात करता हूँ जमरोद का। जमरोद में अभी हमारी गाड़ी गई है, वहाँ पे जो है ना खड़ी है। वहाँ पे बाजार में जितनी वहाँ पे जो लोग हैं वो आते हैं, तकरीबन शाम 4-5 बजे तक वो चलता रहता है।
वो लोग खड़े होते हैं और लेते हैं। मेरे ख्याल में वो मिकदार उसी हवाले से बराबर है। कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है। कोटा अगर बढ़ जाए तो मेरे ख्याल में ये रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सकेंगे, इंशाल्लाह इसको मीट कर सकते हैं। ये जो आजकल जो क्राइसिस है, असल में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। हम पे प्रेशर इसी वजह से है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो आधी कीमत पर जो है ना वो वादा किया था और आधी कीमत पर हम दे रहे हैं। तो आधी कीमत का मार्जिन जो है आपको पता है कि लोग फिर क्या सोचते हैं, लोग फिर क्या इतना वो प्रेशर हम पे आता है कि आधा कीमत है। बाजार में ये 1400-1500 का मिलता है 20 किलो आटा, जो हम 800 रुपये का मुहैया करते हैं। इस तरह 700-800 का जो है 10 kg वाला मिलता है, हम 400 रुपये प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से मार्जिन की वजह से बिल्कुल आधी कीमत पर दे रहे हैं और यही रश बढ़ जाता है और जारी बात है फिर उसकी फरहमी भी थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन थैंक यू वेरी मच फरीद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ओवरऑल हमें बताया भी कि किस तरीके से पॉइंट्स पर रश भी बढ़ता जा रहा है और वहां पर आटे की फरहमी मुमकिन बनाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान शाहज़ेब अहमद के साथ। और सबसे पहले हमने बहुत सारी बातों का जिक्र कर लिया, लेकिन खेलों के मैदान में मैंने आपसे वादा किया था हम जरूर जाएंगे कि एक जो टीम है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, वो दौरे पाकिस्तान पर पहुंच चुकी है और उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया है। तो खेलों के मैदान सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो यही है आज की, और इस पर आज हमें बात भी करनी है कि क्योंकि मेहमान टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले चुकी है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैच की सीरीज़ का आगाज़ जो है वो कल से होगा। लेकिन माजी पर नज़र दौड़ाएं तो माजी कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज़ बड़ा अरसा हो गया वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीते हुए। लेकिन इन तमाम मामला पर बात करना है। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपको खुशामदीद करेंगे सवेरे पाकिस्तान में। मिर्ज़ा साहब 2002, 6, 8, 13 उसके बाद 16, 17 कितना अरसा हो गया है ये वेस्ट इंडीज़ जो है वो पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीता नहीं है। इस बार क्या चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। दरअसल वेस्ट इंडीज की टीम जो एक जमाने में काली आंधी कहा करती थी और क्रिकेट के मैदानों पर उसकी हुक्मरानी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ एक तो तोड़ फोड़ हुई टीम में, दूसरे मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल ये टीम है, मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल ये टीम है, जज़ायर गरबुल हिंद। तो वहाँ हर बड़ी सियासत है जिसकी वजह से बाज़ अच्छे क्रिकेटर आते हैं चले जाते हैं। अब आप देखें बिल्कुल ये जो टीम आई है बिल्कुल नई टीम है, क्योंकि क्रिस गेल रिटायर हो गए, उसके अलावा डैरन ब्रावो वो नहीं है, कैरोन पावल नहीं है, इवन लुइस नहीं है, बहुत सारे आंद्रे रसल चले गए, बहुत सारे प्लेयर्स। फिर इन्होंने साबिक कप्तान जेसन होल्डर्स को जो है वो रेस्ट कराया। तो टीम उनकी इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि उनके यहाँ एक तोड़ फोड़ का अमल जारी है। हालांकि 2016 में सबको याद होगा कार्लोस ब्रैथवेट ने जो छक्के लगाए थे बेन स्टोक्स को, और अप्रैल 2016 में ईडन गार्डन्स कोलकाता में जब वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन फिर उसके बाद से उनके यहाँ सियासत, इंटरनल सियासत, खिलाड़ियों का मुआवजे के मामले पर तनाज़ा और बहुत सारी चीजें जो वहाँ की क्रिकेट में हो रही है, उसकी वजह से उनकी टीम का जवाल जो है वो एक शुरू हो चुका है। और इस टीम के बारे में भी हम यही कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट आपको याद, मैं इस तरफ आ रहा था कि माजी पर नजर दौड़ाएं तो शायद मैं गलत नहीं हूं कि इमरान खान साहब की क़यादत में लास्ट टाइम जो है वो हम हारे थे इनसे। और सेकेंडली जो इस वक्त मौजूदा टीम है मिर्जा साहब, उसको देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है ये सीरीज कैसी होने जा रही है? क्या कोई चांसेस हैं कि वेस्ट इंडीज शिकस्त देगी पाकिस्तान को? शायद बहुत अरसे से हम वेस्ट इंडीज हमारे खिलाफ सीरीज जो है वो नहीं जीती है, लेकिन मसला ये है कि जो टीम है उनकी वो निकोलस पूरन उनके कप्तान है, अगर शाय होप है, अगरचे उन्होंने अभी नीदरलैंड्स को आते हुए 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 3-0 से हराई, लेकिन वहाँ की कंडीशन, वहाँ बड़ा ठंडा मौसम था, यहाँ गर्म मौसम है, मुल्तान में 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो उनकी टीम में नए लड़के, रोमन पावल है, उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी टीम इतनी तगड़ी नजर नहीं आती, लेकिन इन यंगस्टर्स को अपनी जगह बनानी है, वो पाकिस्तान को सरप्राइज दे सकते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, मुल्तान की इस गर्मी में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले वनडे के लिए पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? ठीक है, प्लेइंग 11 तो इन्होंने सेट की हुई है। अब शान मसूद के बारे में जब सवाल हुआ बाबर आजम से,
तो वो फरमाते हैं कि जी उनकी मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती, क्योंकि इनिंग्स तो ओपन करेंगे बाबर और रिजवान, तो या फखर जमान भी फखर जमान बाबर के साथ इनिंग्स ओपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन वही होगा। फास्ट बॉलर्स को आपने अपने आराम नहीं कराया। हमारे पास खबरें आई थी कि पाकिस्तान के चूंकि ज्यादातर फास्ट बॉलर्स इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, तो शायद उन्हें आराम कराया जाए, लेकिन वही शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, आपका फास्ट बॉलिंग अटैक वही है। मेरे ख्याल में अनचेंज टीम होगी। आप देखते हैं कि शादाब खान फुल्ली फिट हुए, शादेब के नहीं, क्योंकि वो पिछली सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले थे, और मोहम्मद नवाज को ये लेकर आए। मैं इस तरफ आता हूं मिर्जा साहब के शादाब के आने से हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो कितना मजबूत हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है? देखिए, इनसे पहले जाहिद महमूद खेले, लेग स्पिनर तो हमारे पास है, उस्मान कादिर को हमने नहीं रखा टीम में। शादाब खान अब देखना ही है कि अपनी फिटनेस पे उन्होंने कितना काम किया है, ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, वो कैसे खेलते हैं ये देखना होगा। इसी तरीके से नवाज भी कुछ नहीं खेले, वो आ गए टीम में। बाबर आजम कहते हैं कि नवाज और शादाब खान हमारे मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत हल्का नजर आता है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, कोई इतना आपका स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। टॉप ऑर्डर आपका बड़ा तगड़ा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अब आया इमामुल हक को ये खिलाते हैं। इमामुल हक ने सेंचुरियां बनाई थी अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इनिंग्स कौन ओपन करेगा, बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान की। और इन्होंने मिडिल ऑर्डर में 2 प्लेयर्स को रखा है, शाज़ेब, इफ्तिखार अहमद, उससे आखिर हम क्या निकालना चाहते हैं? 6 साल से वो टीम से इन और आउट हो रहा है। उसके अलावा खुशदिल शाह को रखा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपके लिए एक लम्हे फिक्रिया है मिडिल ऑर्डर का। बिल्कुल। शान मसूद पे बड़े सवालात उठ रहे हैं मिर्जा साहब, और शान मसूद मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है उनकी टीम में वापसी नहीं हो पा रही है? मेरे ख्याल में एक माफिया उनकी जगह रोकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि अगर जरा सभी लोगों को पता चल जाए कि ये लड़का इतना कॉम्पिटेंट है कि ये कप्तानी कर सकता है, तो कप्तानी तो दूर की बात, उसे टीम से ही बाहर कर देते। आप देखें असद शफीक के लिए मोहम्मद यूसुफ जो अभी बैटिंग कोच है, उन्होंने एक बयान दिया था कि जी असद शफीक फ्यूचर कैप्टन है। पता चला 77 टेस्ट मैचेस मुसलसल खेलने के बाद वो टीम से ही बाहर हो गया। तीनों फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, और उसकी इस परफॉर्मेंस को सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए। जो हमारे मोहम्मद वसीम है चीफ सिलेक्टर, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, वो लैपटॉप देखते हैं, क्या प्लेयर की परफॉर्मेंस उनको नजर नहीं आती? अब इस टीम में भी उन्होंने ओपनर्स तो बहुत सारे भर्ती किए हुए हैं। अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, और फिर अगले बरस शाहजेब भारत में वर्ल्ड कप है 2023 का 50 ओवर्स का, उस वर्ल्ड कप में हम क्या परफॉर्म करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन आप पे क्या सजेशन है कॉम्बिनेशन को लेकर? देखिए, अभी इनको मिडिल ऑर्डर पे तवज्जो देनी होगी। मिडिल ऑर्डर आपका बहुत हल्का है। अगर आपके टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गए, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या इमामुल हक या फखर जमान, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। मिडिल ऑर्डर आपका नहीं है, तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर को इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, लेकिन तवज्जो ही नहीं दे रहे। चीफ सेलेक्टर कहते हैं हमारी टीम बड़ी, बाबर आजम कहते हैं हमारी टीम बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं सीरीज में क्या तजुर्बा करते हैं ये लोग। ठीक है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मिर्जा साहब, मुल्तान स्टेडियम में 14 बरस बाद कोई इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, ये बड़ी अच्छी खबर है, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? यह मुल्तान साउथ पंजाब में वाक़ है, और मुल्तान मशहूर है गर्द, गदा और गर्मा, यानी कि वहाँ की मट्टी उड़ती है बहुत, और गदा यानी कि औलियाए कराम का शहर, और गर्मा गर्मी वहाँ बहुत शदीद होती है। और फिर ये स्टेडियम जो है शाहजेब, ये विहाड़ी रोड पर वाक़, शहर से बाहर वाक़, तो इर्द गिर्द के इलाके जिसमें खाल, साहिवाल, बूरेवाला, विहाड़ी, मुख्तलिफ इलाके जो है, भावलपुर, ये सारे आते वहाँ के शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए। मेरे ख्याल में 14 साल बाद वनडे हो रहा है। आखिरी मरतबा वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था 2008 में, और ये वही मैदान है जहाँ मैं था। वीरेंद्र सहवाग भी 2004 में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। भारत और पाकिस्तान का मैच था। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। अगर इसको यूटिलाइज किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो ये स्टेडियम यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक और बिल्कुल। अब बस देखना ये है कि प्रैक्टिस मैच के बाद जो कल से सीरीज का आगाज हो रहा है, इसमें क्या होता है मुल्तान में। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, तज्जिया भी दिया,
और इस वक्त जो सिलेक्शन है उस पर भी कुछ बातें हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमें मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग करने की जरूरत है ताकि हम इस बार भी शिकस्त दे सकें वेस्ट इंडीज को, और जो रिकॉर्ड हमने अभी तक कायम रखा हुआ है वो कायम रहे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है वेस्ट इंडीज को भी पाकिस्तान से वनडे सीरीज में जीते हुए। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे खेलों के मैदान से और क्रिकेट पर बात हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और सेगमेंट्स भी हैं जो प्रोग्राम में शामिल करने हैं। और अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जब ये पढ़ रहा था देख रहा था तो मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ कि किस तरीके से होता है ये एप्लीकेशन जो तैयार की गई है, ये बेसिकली ये फीचर क्या है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सफ़र के दौरान भी आपकी कोई नमाज अब नहीं छूटेगी। वो कैसे नहीं छूटेगी? क्योंकि आपके एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हैं और टाइम जोन तब्दील हो जाता है, लेकिन आपकी नमाज जो है वो आप ऐसे कायम रख सकते हैं कि बैतुस्सलाम ने एक ऐसा फीचर मुतारिफ कराया है जिसके ज़रिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पेशगी चेक कर सकते हैं कि दौरान परवाज़ कौन कौन सी नमाज का टाइम आएगा। साथ में दिलचस्प बात यह भी है कि आप पहले से अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग्स अपलोड करके नमाज अलर्ट भी ऑन कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फीचर है जो मुतारिफ कराया गया है बैतुस्सलाम की जानिब से। और बैतुस्सलाम में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में बड़े काम कर रहे हैं। तो आज ही हमने दावत दी है और रज़ाकार हैं बैतुस्सलाम के यासीन, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश कि ये जो फीचर है ये बेसिकली क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? यासीन भाई, ये फीचर के बारे में पढ़ रहा था कि ये ऐप ऐसी है कि दौरान परवाज किबला रुख भी बताती है, नमाज टाइमिंग भी बताती है, ये क्या फीचर है? ये असल में फीचर ये नमाजियों के लिए जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए ये मुतारिफ कराई गई। इसके अंदर ये होता है कि उमूमन जब हम लॉन्ग फ्लाइट्स पे जाते हैं एज ए ट्रैवलर, अगर आप देखें तो उसमें आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि भाई कौन सी नमाज का टाइम आएगा, क्योंकि आप टाइम जोन चेंज कर रहे हो, तब्दील होते जाते हो तो फ्लाइट के साथ। तो इसके अंदर ये फीचर, ये इसको पूरा इसको सैटेलाइट से पूरा इसको लोकेशन वगैरह से अटैच करके रखा गया। जब आप यहाँ से आइटनरी अपनी डाल दें, डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम, तो वो आपके दौरान डिपार्चर और अराइवल टाइम के दरमियान जो नमाजों का टाइम आएगा वो आपको इसके अंदर और आप उसको बता देंगे कि आप इस मुल्क से इस मुल्क सफर जी कर बिल्कुल। रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कराची से यूएस से शिकागो जा रहा हूँ, हाँ। तो उसमें वो मैं लिख दूंगा और आइटनरी में टाइम जो होगा वो डाल देना है हमने, तो बस फिर उसके बाद वो खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा इस टाइम ये नमाज का टाइम आएगा, इस टाइम ये नमाज का टाइम आएगा और इतने बजे से इतने बजे तक आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये कि ट्रैवलर्स के लिए आसानी होती है कि भाई पूछना नहीं पड़ता, क्रू से नहीं पूछना पड़ता फजर का टाइम हो गया नहीं हुआ। अच्छा, उसमें कोई लोकेशन लोकेटर भी है कि उसको ये पता होता है कि आप लोग इस वक्त किस लोकेशन पर हैं, कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से भी वो आपको टाइम से आगाह करेगा? असल में देखें फ्लाइट के अंदर चूंकि ऑफलाइन मोड के अंदर ये लोकेटर तो नहीं चल सकता, तो इसलिए आपने पहले अपनी आइटनरी में डाल के आपने उसको सेव कर लेना होता है। तो वो एस्टिमेट टाइम आपको बता देगा? बिल्कुल जी, एग्जैक्ट टाइम बता देता है। अगर ये कि फ्लाइट अगर 2-4-10 मिनट लेट हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये कि वो टाइम एग्जैक्ट बता देते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया खास तौर पर कि ऐसी एप्लीकेशन बनाने की जरूरत है और इसको मुतारिफ कराने की जरूरत है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ये देखते हैं अक्सर फ्लाइट्स में, इवन रमजान में बड़े इश्यूज आते हैं इस पे। तो आपको कैसे आइडिया आया कि ये बनाने की बहुत जरूरत है इस वक्त? देखिए असल में इसमें इस वजह से ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि नमाज एक ऐसा अहम जुज़्व है हमारे इस्लाम का जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, चाहे सफ़र हो चाहे कोई भी हालत हो। तो इस वजह से ये कि किस तरीके से, क्योंकि नमाज की टाइमिंग हमें नॉर्मल किसी और एयरलाइन में हम सफ़र कर रहे हैं तो फिर हमें पता नहीं चल सकते। तो ये फिर नॉर्मली लोग, ये जो नमाजी लोग होते हैं वो ये करते हैं कि भाई हम इस वाली फ़्लाइट में सफ़र ना करें जिसमें नमाज करना हो, लेकिन लॉन्ग फ्लाइट्स में ये पॉसिबल नहीं होता कि इंसान ये अलग से, इसलिए ये सोचा गया कि इसको इस तरीके से ऐसा फीचर मुतारफ़ कराया जाए कि लोगों को, नमाजियों को आसानी हो। अच्छा, साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये किबला रुख भी बताता है। जी बिल्कुल, इसके अंदर किबला रुख की डायरेक्शन, इसके अंदर अभी एक फ़ीचर और भी इसके अंदर ये मुतारिफ होगा जो इसका बहुत ज़रूरी फ़ीचर है, जो अभी हम इसके क्योंकि बेसिक में चल रहे हैं, वो ये कि नमाज के दौरान इतने बजे से फ़्लाइट के दौरान इतने बजे से इतने बजे तक ये नमाज किबला इस तरफ होगा। अच्छा। ये पूरा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 से 10 बजे तक फ़्लाइट है तो 5 से 6 बजे तक इस तरफ किबला होगा, 6 से 7 इस तरफ किबला होगा, ताकि आप नमाज का टाइम देके किबला डायरेक्शन देके और फिर आप नमाज पढ़ सकते। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और ये ऑफलाइन पूरी काम करती है, इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ड्यूरिंग फ्लाइट आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर कर दी, उसके बाद आपको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं, ऑफलाइन सेव कर दिया आपने। ठीक है। और सेकेंडली, इस एप्लीकेशन अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या फीचर्स हैं? देखें, इस रिलेटेड टू द ट्रैवलर्स जो है, इसके अंदर अभी इंशाल्लाह और भी कुछ फीचर्स हैं, जिसके अंदर मिसाल आप पूरी दुनिया में अगर आप कहीं हैं तो वहाँ पे नमाज़ों की औकात के लिए ये तो अभी चल रहा है कि आप
फॉर एग्जांपल आप एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे हैं, तो दौरान सफर आपको नहीं पता आप कौन सी जगह पे हैं, तो आपकी लोकेशन को लोकेट करके उस जगह के नमाज का टाइम दे देगी। अच्छा, ताकि आप जिस जगह पे भी आप नमाज वहाँ पे अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली एप्लीकेशन तैयार पूरी जो की गई है वो नमाज के हवाले से ही है? नहीं, इसमें दीगर फीचर्स भी हैं? इसके अंदर ये तो इसका एक फीचर है। एक फीचर है, जी, आप जानना चाह रहा हूँ और क्या फीचर्स हैं इसके? इसके अंदर बाकी जो यहाँ पे जो बयानात वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, लाइव बयानात आते हैं। इसके अलावा ये कुरान शरीफ पूरा इसके अंदर मौजूद है, विद तर्जुमा मौजूद है ट्रांसलेशन के साथ। इसके अलावा जो मसनून दुआएं हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक अच्छा फीचर, चूंकि अभी कुर्बानी भी आ रही है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इस ऐप को यूज़ करके और अपनी कुर्बानी यहाँ पे बैतुल-सलाम को ऑर्डर कर सकता है। और तकरीबन ये कि लाखों लोगों तक जो है बैतुल-सलाम जो कुर्बानी पहुँचाता है, तो अपनी ऐप से बआसानी अपने घर बैठे वो उसको ऑर्डर कर सकता है और यहाँ उनकी कुर्बानी वहाँ पहुँच सकती है। फिर एक और फीचर है कि अगर आपने यूएस में बैठ के कुर्बानी ऑर्डर की है यहाँ पे, अब अपनी कुर्बानी को ट्रेस भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। अच्छा, कि मेरी कुर्बानी हो गई, गोश्त पहुंच गया, किस इलाके में पहुंचा, ये सब ट्रेस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेस, और ये पूरी दुनिया से किया जा सकता है? पूरी दुनिया से किया जा सकता है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये जो पूरी एप्लीकेशन तैयार की है, जैसे कि आप इसमें बता रहे थे, सारे फीचर्स भी हैं, ये वाकई ये बड़ा इस पे जो है काम हुआ होगा, बड़ा अरसा लगता है। ज़ाहिर है आपको एक एप्लीकेशन तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है, पूरी टीम होती है। कितने टीम मेंबर्स थे, कितने आपके साथी हैं जो आपके साथ थे, और कितना अरसा लगा इस पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करने में? एप्लीकेशन को डेवलप करने में तकरीबन ये 6 महीने लगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स लेकर आने थे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और बाकी ये कि हमारे कुछ साथी हैं, वॉलंटियर्स ही हैं, उनके सॉफ्टवेयर हाउस हैं, उन लोगों से भी मदद ली गई। बाकी कुछ हमारे इन हाउस साथी हैं जो इसके अंदर इन थे, तो सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया। और ये बहुत एक अच्छी ऐप है जो कि ट्रैवलर्स के लिए भी और वैसे भी नॉर्मल लाइफ के लिए भी एक बहुत अच्छी। नहीं, वाकई बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। और हम अक्सर देखते हैं बैतुल-सलाम की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुतारिफ कराई जा रही होती हैं, बड़े अच्छे काम किए जा रहे होते हैं। और भी कोई दीगर प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से या एप्लीकेशन के हवाले से इस पर काम किया जा रहा है, अब लोगों की आसानी के लिए खास तौर पर? बिल्कुल, इसके अंदर जैसे रोबोटिक्स जो बैतुल-सलाम का आपने शायद बिल्कुल, मैं विजिट करके आया था, मैंने देखा था कि वहाँ बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, किस तरीके से रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने डेवलप भी किए, कंपटीशन भी वो जीते थे माशाल्लाह। तो उनका काम तो वाकई सराहना हमें चाहिए। लेकिन साथ साथ आप बता रहे हैं रोबोटिक्स के अलावा भी इस वक्त कुछ चीज़ें हो रही हैं IT के अंदर। जो बैतुल-सलाम का एक खास हमेशा से ही रहा है, क्योंकि अब ये कि इसमें पीछे रहने से गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो इसके अंदर IT के अंदर से हमारी वेबसाइट है, पूरी हमारी IT टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सारी रिसर्चेस भी कर रही हैं। जैसे हमारी वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, हर चीज़ आपको उसके अंदर जो भी बैतुल-सलाम के अंदर जो भी काम हो रहा है वो चीज़ें मिल जाती हैं उसके अंदर। तो इसमें मजीद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अभी मतलब ये कि मैं पूछ रहा था, तो मुझे अभी इसको भी डिस्क्लोज, क्योंकि ये एक बहुत सारे काम चल रहे होते हैं ना वो भी। तो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुछ और भी इस ऐप के अंदर और इसके साथ कुछ ज़कात के हवाले से भी हम सुन रहे थे, कुछ ज़कात का कैलकुलेटर इस ऐप के अंदर है। मिसाल आपने अपनी सारी चीज़ें डाल दी कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, तो वो आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको हल करना भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद वो आपकी ज़कात कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई ये वाली ज़कात आपकी बनती है, इतनी ज़कात इस साल। अच्छा, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं? जी, ज़कात कैलकुलेट। अच्छा, ज़रा जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं इस वक्त, उनको थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर वो चाहते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, तो क्या ये iOS पर, एंड्रॉइड पर, सब पर अवेलेबल है? जी, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं? किस नाम से ज़रा प्लीज़ हमारे? ये बैतुल-सलाम के नाम से है ये, और आप सिर्फ बैतुल-सलाम लिखेंगे तो आ जाएगी, बैतुल-सलाम का जो लोगो भी है। तो और ये कि इसको सिर्फ इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और भी कुछ ऐप्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन उसमें चार्जेस है। इसके अंदर इन ऐप कोई परचेजेस, कोई चार्जेस नहीं, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है किसी में। आपने बस डाउनलोड किया, आपने लॉगिन किया। बिल्कुल, आप iOS पे भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं, दोनों पे मौजूद। आने वाले वक्त में खासतौर पर जब हम बैतुल-सलाम की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, IT सेक्टर में काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, और प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जिस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है कि ये भी लॉन्च करने जल्द, और उस पर इस वक्त काम चल रहा हो, जो अभी आप डिस्क्लोज कर सकते हो हमारे साथ? आप IT के रिलेटेड सवाल कर रहे हैं या वैसे जनरली IT के हवाले से? ज़्यादातर जनरली देखें IT के हवाले से भी और भी बहुत सारे, क्योंकि देखें आजकल जो नौजवानों को जो IT की तरफ, जो सॉफ्टवेयर्स की तरफ मुतवज्जह करना है, उसकी तरफ भी बहुत सारी चीज़ें गौर हो रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह जल्द आप अच्छी इसमें खबरें नहीं, बिल्कुल हमें मिलती रहती हैं आप लोगों की तरफ से बहुत सारी खबरें भी, और आप लोग के माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, और उनकी जो कामयाबियां हैं वो आपके सामने हम रख रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच यासीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शो में और एप्लीकेशन के बारे में बताया जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं iOS पर भी, एंड्रॉइड पर भी, और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जब भी सफ़र करें तो आप लोग बआसानी नमाज अदा कर सकते हैं अपने दौरान सफ़र। तो ये ज़रूर इंस्टॉल करें।
यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, कुछ और सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल करना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि इंटरेस्टिंग सेगमेंट का भी वो सेगमेंट शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और अब आपको ये बताएं, कराची में सुपर हाईवे पर हम देख रहे हैं कि जो कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी लगाने का जो काम है वो आखिरी मराइल में पहुंच चुका है तकरीबन। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऐसे में साहिवाल से पहुंचे एक व्यापारी का बैल चोरी कर लिया गया, जिसको बाद में पुलिस ने लियाकताबाद से बरामद भी कर लिया। मुलजिम ने मंडी के बाहर जानवर को बीमार जाहिर किया और वहां से लेकर चला गया, फिर वापस ही नहीं आया, कहीं और उसको ले जाकर भेज दिया। लेकिन ये पूरी स्टोरी हुई क्या और किस तरीके से पुलिस ने बरामद किया ये बैल, इस पर बात आज हम करेंगे। और SHO सचल थाना औरंगजेब खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप खटक साहब सबसे पहले तो बताइएगा ये कहानी है क्या, ये चोरी कैसे हो गया मंडी से? देखिए, मंडी एक फेस्टिवल है, देखा जाए तो, और रेगुलर तकरीबन महीना 1.5 महीने तक ये चलेगा। अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में जिस तरह जानवरों की आमदोरफ्त होती है तो जानवर आए, बैल, उसमें से काफ़ी जानवर निकाल के उन्हीं का एक बंदा था वो बैल को लेके निकला और एक बंदे के हाथ उसने थमा दिया। अच्छा, उसने उसको वो मुलव्विस था इसमें पूरी कार्रवाई में। उसमें उसने बैल को बाहर के मैं उसको दिखाने लेके जा रहा हूँ, उस तरह किसी तरह का बहाने से लेके उसको चला गया और लियाकताबाद में उसको भेज दिया। वहाँ चूँकि रिपोर्टिंग रूम हमारे इस्टेब्लिश हो चुके हैं दूसरी, तो वहाँ पर कंप्लेन हुई। कंप्लेन करने के बाद मकसद ये है कि उसको इतना सीरियस लिया गया, उसके ऊपर पुलिस मोबाइल से गई और बिलाखिर हमने तकरीबन कोई सीरियस अब तो लेना भी चाहिए। अब तो जितने मवेशी महंगे होते जा रहे हैं, लाखों की बात हो गई है, तो प्राइस इतनी बढ़ गई है कि जाहिर है जो व्यापारी आया अपना जानवर लेकर वो भी फिक्रमंद होगा। तो उसने कंप्लेंट की थी आपके पास आकर कि भाई मुझे मेरा जो बैल है वो वापस कराया जाए? बिल्कुल, उसने कंप्लेन की और चूँकि मंडी के अंदर ही रिपोर्टिंग सेंटर कायम हो चुके हैं। अच्छा। और जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स है वहाँ लोग रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन की तरफ उसका रुजू होता है। जब वहाँ कंप्लेन हुई उसके बाद हमारे पास आए, फिर हमने फौरी तौर पे उसके साथ जो हमने बंदे अरेस्ट किए उनकी पॉइंटेशन पे लियाकताबाद से फिर हमने उसको रिकवर किया। रिपोर्ट कब किया गया और कितनी देर लगी पुलिस को? क्योंकि है तो बड़ा जबरदस्त काम कि पुलिस ने वाकई बरामद करा के दिया और एक बड़ी प्राइस थी जो कि वापस को मिल गई, लेकिन कितना वक्त लगा रिपोर्ट के बाद पुलिस को ढूंढने में? तकरीबन 6 बजे का ये वाकया था। अच्छा। तो 7 बजे तक उसने वहाँ जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर रिपोर्ट किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन आए, जो मुश्तबा एक शख्स था हमने उसको अरेस्ट किया। अच्छा। उसके बाद फिर तकरीबन 4-5 बजे तक हमने उसको लियाकताबाद जाके। लेकिन सर ये पुलिस ने ढूंढा कैसे? थोड़ा ये भी बताएं कि क्योंकि जिस गाड़ी के थ्रू, जिस गाड़ी में वो लेके गए थे, फिर हम उस ड्राइवर तक पहुंचे। अच्छा। उसका कोई कसूर नहीं था। उस ड्राइवर की पॉइंटेशन पे हम लियाकताबाद गए। लियाकताबाद में जहाँ वो बेच चुका था, सबसे पहले तो उसको पहचानना, फिर उसके मालिक को साथ लेके पहले आपको वो शख्स मिला जिनको बेचा गया था, ये बैल मुलजिम ने बेचा था जिनको। अच्छा, उनसे फिर आपने तफसीलात नहीं सारी? उसको भी उन्होंने यही जाहिर किया कि हम उसको लेकर आए, लेकिन मंडी में हमें जगह नहीं मिली और इस वजह से, क्योंकि वो खुद इस तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं था बाकायदा उसकी, लेकिन इस तरह का ये वाक़या हुआ। इस तरह ये जो है वो बैल जो है बरामद किया गया और तकरीबन जैसे कि बताया जा रहा है कि इसको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद ये व्यापारी को वापस किया, उसका खुशी का क्या आलम था? ज़ाहिर है पुलिस से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस जो है वो हमें ऐसी चीज़ें जो चोरी हो जाएं उसको बरामद करके दे, तो उसका क्या रिएक्शन था जब ये सब कुछ हो गया? देखिए, होता कानूनन तो ये होता है कि जो चीज़ रिकवर हो और उसके बाद बाकायदा उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन चूंकि वो उसको बेचने के लिए आया हुआ है बाहर, एक शहर के दूसरे सूबे से आया हुआ है, तो उसकी फैसिलिटेशन, क्योंकि जब हमने इन बंदों को अरेस्ट किया, इनके जो मुल्ज़मान थे वो एडिक्ट थे और मंशियात की आदी भी थे। ड्यूरिंग उसमें हमने उनसे मंशियात भी रिकवर की थी, तो फिर उसके सीनियर्स के साथ मशवरा करके उसके हैंड ओवर किया गया ताकि वो ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में ना जाए और उसको वो सेल आउट। ये वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन वो जो शख्स था जिसको ये बेचा गया था मवेशी, उसके हवाले से कोई क्या उसको इल्म था कि ये चोरी का है, कुछ इस तरह का है? उसको इल्म नहीं था और इस वजह से हमने उसको फिर इस केस में। सर, मंडी लगती है, हर साल मंडी लगती है, वहाँ पर बेइंतहा जानवर आता है कुर्बानी का, और कुछ इस किस्म की वहाँ सूरत हाल बन जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता कौन सा जानवर बिक रहा है, कुछ चोरी भी हो जाते हैं,
अक्सर हम शिकायतें भी सुनते हैं। इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए पुलिस कुछ कर रही है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए कि चोरियां भी कम से कम हो और लोगों को जो जानवर बेचे जा रहे हैं उनके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो? अक्सर हम जाली वहाँ पर काम भी देखते हैं, जो जाली पेमेंट्स की जा रही है। देखिए, इस वक्त मवेशी मंडी बिल्कुल हमारा एक वो फेस्टिवल है जो पूरा महीना ईद तक जारी रहता है और इसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ और बहुत सारे बच्चे आते हैं एक एंजॉयमेंट के लिए। आज के जिस तरह आपको पता है कि शहर में लोग बच्चा पार्टी पूरे रात में इस तरह चक्कर लगाती है, तो पूरा इस वक्त सील हो चुका है और उसके 8 गेट हैं, बाकायदा पुलिस रेंजर्स की वहाँ सिक्योरिटी है और अंदर चूँकि पुलिस आउटर गार्डन पे है, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके साथ स्ट्रीट क्राइम ना हो, लेकिन जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनके लिए उनका भी ये है कि वो उसको देखें। अंदर उन्होंने बिल्कुल बाकायदा उसका एक सिस्टम बनाया है, जो जानवर ले रहा है उसको उसकी पूरी रसीद और हर चीज़ उसके हैंड। अच्छा, अब जानवर खरीदने की आपको रसीद मिलेगी वहाँ? बिल्कुल, जो आप गेट से निकलेंगे तो एक किस्म का एक वॉचर है जो वो आपको दिखा के जिस गाड़ी में आप लेके जा रहे हैं इसमें मेंशन होगा कि आपने ये खरीदा है, फलां शख्स से खरीदा है, इसकी पेमेंट इतनी की गई है, सब कुछ मेंशन होगा। सर, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जब मंडी से जानवर खरीद कर लोग लाखों रुपए के जानवर खरीदते हैं, अब तो कम से कम जानवर ही 50,000 रुपए का आता है, वो लेकर निकलते हैं तो मंडी की सिक्योरिटी तो ठीक होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं सड़क पर तो वो छीन लिया जाता है, छीना झपटी शुरू हो जाती है, वहाँ पर लूट लिया जाता है उनको। देखें, हमने हमारा पूरा एक सिक्योरिटी प्लान बना है, उस रूट पे हमारी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, जिस रूट से आप आएंगे और जानवर लेके जाएंगे। हमारी मोबाइल्स, हमारी जो पिकेट्स हैं तक 24 घंटे वहाँ पर है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को सिक्योर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ का रुख करते हैं, फैमिलीज आती हैं, बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पर विजिट। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा बेहतर से बेहतर हम परफॉर्म करेंगे। और ऐसे एंट्री के और एग्जिट के वहाँ पर गेट्स हैं, वो खासतौर पर मंडियाँ बनाए गए हैं ताकि लोगों का जो आना जाना है सिर्फ एक ही रास्ते से हो। जी हाँ, क्योंकि हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं, फिर पता नहीं होता कौन कहाँ से क्या लेके नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे बाकायदा एंट्री गेट बने हुए 8 गेट हैं, लेकिन हर गेट का अलग फंक्शन है। अच्छा। एक गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से आप पार्किंग से एंट्री करते हैं पैदल भी। दूसरे जो गेट हैं उसमें 2 गेट हमने एग्जिट के लिए रखे हुए हैं, एमरजेंसी की सूरत में भी। ठीक है। और फिर जिस जगह गेट से जानवर की वहाँ आमदोरफ्त होती है एक अलग गेट है, तो गेट नंबर 1 ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मंडी को प्लान किया गया है। सर, पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब जानवर खरीद लिया जाता है तो पार्किंग सबसे बड़ा इशू होता है। गाड़ी लगाएं कहाँ, पार्किंग में भी चोरियां हो जाती हैं, गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, गाड़ी में कोई चोरी हो जाती है, ये बड़े इश्यूज हैं। खैर, जाहिर बात है इतने इश्यूज को एड्रेस करना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये सारे इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोग पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो गाड़ी के अंदर चोरियां हो जाती हैं, वो जानवर खरीदने गए होते हैं। इन सब चीजों को फिर पार्किंग की इतनी स्पेस भी अवेलेबल हो कि लोग इजीली गाड़ियां अपनी लगा सकें, इसके लिए भी कुछ किया जाए। देखें, इस दफा बहुत ज्यादा कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, पार्किंग में भी लगाए, पार्किंग में भी। इस दफा तो एंट्री पे इस तरह का एक सिस्टम बना है कि एंट्री पे आपकी तस्वीर के साथ, आपकी गाड़ी नंबर के साथ आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा और जो ड्राइवर है उसको जो एंट्री कर रहे हैं उसकी बाकायदा तस्वीर ली जाएगी। पार्किंग में कैमराज हैं, बाहर आउट स्पेशली होता ही है कि लोग पार्किंग को थोड़ा सा कुछ 10-15 रुपए के लिए वो चाहते हैं कि वो ना दें और अपनी गाड़ी बहुत दूर लगा देते हैं, जहाँ ना पुलिस की पिकेट्स हैं ना पुलिस की मोबाइल, ध्यान भी उधर होता है। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि जो उस पार्किंग को यूज़ नहीं करते। बाकायदा पार्किंग का बहुत बड़ा एक अमला तैनात किया गया है, वहाँ वो काम कर रहा है, स्पेशली वहाँ कैमराज लगे हुए हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसके। तो मेरी जो लोग आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पार्किंग यार्ड को यूज़ करें, ना कि बहुत दूर अपनी गाड़ी खड़ी करें, अंधेरे में खड़ी करें। जो बाकायदा पार्किंग बनाई गई है, अपनी गाड़ी वहीं पर काम करें। सर, एक्सीलेंट वर्क, बेहतरीन आप लोगों की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, खास तौर पर इन चोरियों को कंट्रोल करने के लिए और ओवरऑल इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, ये तमाम बातें शेयर की। और हमें भी पुलिस के थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए, जब वो आपको कोई बात वहां पर बता रहे हों, समझा रहे हो, तो कोशिश करें उनके साथ कॉपरेट करें कि वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट वहां पर चोरियां कम से कम हो, वहां पर लोगों को नुकसान कम से कम हो। तो ये तो हमारी पूरी बात हो गई मंडी की। हमारे साथ मौजूद थे SHO साहब भी और औरंगजेब खट्टर साहब ने भी बताया भी कि इस वक्त क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर आगे चलकर हमने जो है वो आपको ये बताना है कि गर्मी बढ़ी है, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोगों की कोशिश होती है AC खरीदने की, लेकिन महंगाई के इस दौर में जब AC खरीदने आप जाएं तो AC इतना महंगा मिलता है, 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की कॉस्ट होती है। तो ऐसे में वो लोग जो कि ख्वाहिश रखते हैं AC खरीदने की, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? इसी हवाले से सस्ते दामों AC कहाँ मिल सकते हैं, कम प्राइस में कहाँ मिल सकते हैं, इस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है और वो आप पहले देखिए।
ये आग बरसाता मौसम और यही आग लगी है महंगाई को। और जब इस महंगाई के दौर में हम ये सोचने पर मजबूर हों कि एसी ख़रीदना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, आजकल किसी की भी एक कूलर ख़रीदने की सकत भी नहीं रही है। लेकिन ऐसे में अगर आज मैं आपको एक ऐसा बाज़ार मुतारिफ़ कराऊँ जो कि कराची के लाइंस एरिया में मौजूद है, जिसे एसी मंडी कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर आपको हर कीमत पर, कम से कम कीमत पर भी, ज़्यादा से ज़्यादा पर भी एसी दस्तयाब है। कराची में वो लोग या दीगर शहरों से आने वाले वो लोग जो कि ये समझते हैं कि उनको अगर बाज़ार जाकर एसी 80,000 या 1 लाख का ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास ये लाइंस एरिया का बाज़ार मौजूद है जो कि कहा जाता है यहाँ के लोगों के मुताबिक एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ पर एसी आपको कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 की कीमत पर दस्तयाब है, चाहे 1 टन का एसी, 1.5 टन का या 2 टन का। 15 दिन की वारंटी भी दी जाती है, आप घर जाके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बाज़ार में इसलिए निकले हैं कि जानने की कोशिश करें क्या वाकई ऐसा है, क्या वो एसी वाकई सही चलते हैं, नहीं चलते, तो बाज़ार में क्या कीमत है इस एसी की। अगर आप लोग घर से निकल के एसी ख़रीदना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ चलिए। दुकानों पे एसी का ढेर लगा हुआ है, मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है और मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे एसी खरीदूं। एक दुकान में चल के ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे एसी खरीदना है तो कितने का मिल जाएगा। विंडो एसी भी है, स्प्लिट भी है, यहाँ पे 1 टन के, 1.5 टन के आपको सारे एसी दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का करम है। मैं एक एसी खरीदने आया हूँ, ज़रा मुझे पहले तो ये गाइड करें कि अगर मुझे कोई 1 टन का एसी खरीदना है तो क्या आपके पास मुख्तलिफ कंडीशंस के, मुख्तलिफ क्वालिटी के एसीज़ हैं? जी 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 जी, हमारे पास जो ना मुख्तलिफ तरीके के जो ना वो है, हमारे पास एसी हैं, जो ना इन्वर्टर भी हैं, सादे एसी भी हैं। इन्वर्टर भी हैं? इन्वर्टर भी हैं, वो आपको हम दे देंगे जो ना आधी कीमत के अंदर। अच्छा, इन्वर्टर आधी कीमत है, बाजार की आधी कीमत में? जी जी जी, आधी कीमत में मिल जाएगा। 1.5 टन भी मिल जाएगा, 1 टन भी मिल जाएगा, 2 टन भी मिल जाएगा, 4 टन भी मिल जाएगा। ये सारे एसी हमारे पास होते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एसी रखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने, अगर आपका कोई 1 टन का एसी खरीदना है, मुझे हायर का इन्वर्टर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक हायर का इन्वर्टर मुझे कितने का मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा तकरीबन जो ना 45,000 का मिल जाएगा। 45,000 मिल जाएगा, जो कि बाजार में 80-85 हज़ार जी 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 वो मिल जाएगा। जी जी। मुझे अभी इस दुकान पे कितनी कीमत से लेके कितनी कीमत तक के एसी मिल जाएंगे? ये कम से कम आपको जो है ना, ये कम से कम जो ना 30,000 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये तक का एसी है हमारे पास। शदीद गर्मी में लोग परेशान होते हैं, एसी खरीदने जाते हैं, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का मिलता है। इस बाजार में आने का लोगों को क्या फ़ायदा है? यहाँ पे हम लोग 1 टन का एसी लगा के दे रहे हैं 30,000 रुपये का। अच्छा, टोटल कील भी लानी नहीं पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी है। 1 टन का एसी 30,000 रुपये का, 1.5 टन का एसी 40 से 45,000 रुपये का, आधे से भी कम है। अच्छा, और वो आप एसी ऐसा कह रहे हैं कि जो बस रेडी टू गो है, आप ले गए चल पड़ा? हाँ नहीं, हम लगा के देते हैं। लगा के भी देंगे? घर जाके लगा के देंगे? घर जाके लगा के देते हैं। 30,000 रुपये में? 30,000 रुपये में 1 टन का जेन्युइन एसी, जैसे रिकंडीशन गाड़ी आती है बाहर से, अच्छा, बिल्कुल ऐसा एसी होगा। ठीक है, तो लोग आते हैं खरीदारी के लिए? अल्लाह का शुक्र है, पहले ये 30-35 दुकानें थी, आज 450 दुकान है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं एसी की कीमत बढ़ती जा रही है, अब तो नया एसी खरीदने जाओ तो 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए का मिलता है छोटा एसी। तो ऐसी कीमतों में क्या लोगों ने ज़्यादा रुख करना शुरू कर दिया इस बाजार में? बहुत ज़्यादा। जो गरीब लोग हैं, गरीब परवर लोग हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। ये गरीबों की मार्केट है। मार्केट का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद रुझान इसका इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल कराची में हम जब प्राइसेस देखते हैं, आम बाज़ारों में जाते हैं एसी खरीदने के लिए, तो लाख रुपए का, 80,000 रुपये का 1 टन का एसी मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, गर्मी की शिद्दत जितनी बढ़ गई है, क्या कराची के लोग सहूलत हासिल कर सकते हैं इधर बाज़ार आके? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर बाहर से लाख रुपए का मिलता है तो यहाँ पे आपको 1 टन का अच्छा साफ़ सुथरा जिससे प्लेट है तकरीबन 25 से 30,000 रुपये का, और थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे तो मैक्सिमम 35,000 रुपये का आपको अच्छा मिल सकता है। यानी कि अभी कह सकते हैं कि आधी से भी कम कीमत पे आपको एसी मिल जाएगा? बिल्कुल, आधी से कम कीमत में मिल जाएगा और अच्छी कंडीशन में भी मिल जाएगा। और ये पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी मार्केट है इस फील्ड से रिलेटेड, एसी और कंप्रेसर से। जो ख़रीदार आएगा आपके पास, वो सबसे पहली बात तो ये करेगा कि यार ये मैं एसी ख़रीद के लेके जा रहा हूँ, तो क्या ये कुछ दिन चलेगा, नहीं चलेगा? तो उसको कोई गारंटी को दी जाती है ऐसी कोई बात कि भाई आप ले जाएँ, एसी चेक कर लें, अगर आप तसल्ली नहीं होती तो आप वापस ले आएँ?
जी बिल्कुल ऐसा है। आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ लेने आएंगे तो अगर आप गारंटी की बात करेंगे आपको रेट शायद थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन आपको उसकी गारंटी वगैरह मिल जाएगी 10-12 दिन की। और ये चलते हैं तो ये मार्केट इतनी चल रही है। आज से कोई 5-6 साल पीछे चले जाए तो इस मार्केट में 100-150 दुकान थी। आज 2022 के अंदर इस मार्केट में 450 से ऊपर शॉप्स हैं। तो वो इसी वजह से है कि यहाँ पे काम चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि अच्छी चीज़ देंगे तो कस्टमर आएगा। हम किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे या ज़्यादती करेंगे तो वो एक दफ़ा होगा, बार बार नहीं होगा। अच्छा, यहाँ मुझे बताइएगा कि लोग अक्सर ये भी शिकायत करते हैं ना कि यहाँ बाज़ार में आते हैं यार पता नहीं होता क्वालिटी कैसी होगी, अगर ख़रीद लेंगे तो ये ना हो घर जाके चलाएं तो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाए। इसी को गारंटी देते हैं, कोई वारंटी देते हैं कि नहीं ये चलाएंगे आप, अगर कोई ख़राबी होगी तो हमारे पास वापस ले आएँ? वो 1 हफ्ते की गारंटी देता है। हमारी गारंटी में अगर ख़राब होता है तो हम उसको चेंज भी करके देते हैं, रिप्लेस भी करते हैं। कोई नहीं मानता तो उसको रिटर्न भी करते हैं, उसकी पेमेंट यानी कि अच्छा पेमेंट उनकी रिटर्न भी करते हैं। उस पर फिर तकरीबन 1 से 2 सीज़न चलता है एसी। मेरे घर में अगर कोई एसी है और मैं आपको बेचना चाहता हूँ तो किस तरह से बेच सकता हूँ? वो स्क्रैप एसी के नाम पे लेते हैं तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये का 1 टन का, और 1.5 टन का 12 से 13 हज़ार रुपये का। वो जैसी मर्जी कंडीशन में हो, वो XYZ जैसा भी हो। अच्छा जी, एसी मेरा जैसी भी कंडीशन में है वो आप 12,000 का बेच सकता हूँ? पूरा स्क्रैप वो ले लेंगे आपसे। अच्छा, तब भी 12,000 का बिक जाएगा? जी। ये भी इन्होंने खबर दी है बड़ी अच्छी कि अगर आपका एसी बिल्कुल स्क्रैप भी है आप वो भी इस मार्केट में आके तकरीबन 12,000 रुपये का बेच सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, एसी बेचा भी जा सकता है, ख़रीदा भी जा सकता है। तो जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि एसी के फॉल्ट दूर किए जाते हैं और उनको तकरीबन नया करके बेचा जाता है। ये एसी मेरे सामने आप देख सकते हैं जिसकी अब सर्विस की जा रही है बाकायदा, और इसके अंदर जो सारा इसका जितने भी इलेक्ट्रिकल काम था, जितना काम था वो सब मुकम्मल कर लिया गया है। अब इसको सर्विस किया जाएगा। तकरीबन नया करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से पैक करके यहाँ पर बेचा जाएगा। फिर यह कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा सील होने के बाद एसी अब आ गया, जो कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार की प्राइस पे आपको इस मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। इसमें ये गारंटी दी जाती है कि ये आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करके देखें, अगर एसी सही चल रहा है तो आप इसको चलाते रहें। ये साल, 1.5 साल, 2 साल भी चलता रहेगा। लेकिन ये एसी 1 टन का आपको जो मार्केट में 80,000, 90,000 का मिलेगा वो इस मार्केट में 30,000, 25,000 या 35,000 के अंदर मिल जाएगा। ज़रा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एसी यहाँ पर आता कहाँ से है, वो आने के बाद आप लोग एसी के साथ क्या करते हैं, फिर उसको बेचते हैं तो कितने का बिकता है? बात यह है, ये दफ्तरों से, घरों से, कंपनियों से तो वो इश्तार भी देते हैं या वैसे भी वो बुला लेते हैं, तो उसके अब जाके देखते हैं तो ये इस मिलों वगैरह से निकलते हैं। तो उसमें किसी का इंडोर ख़राब होता है, किसी का आउटर ख़राब होता है। जो चीज़ सही होती है उसको हम रख लेते हैं, जो ख़राब होती है उसको खोल लेते हैं, जो सही होता है उसको फिर जो है वो हम सर्विस करके, जैसे ये रखा हुआ है तो उसको सर्विस, जैसे ये रखा हुआ है एसी, ये पूरा तैयार होके आप उसको फिर आगे भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे करके रखें। लाइंस एरिया के इस एसी बाज़ार को एसी मंडी भी इसीलिए कहा जाता है ताकि वो तमाम लोग, वो तनख्वाहदार तबका जिनकी आमदनी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, वो नया एसी ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस बाज़ार आकर अपनी उसी आमदनी में कुछ पैसे जोड़कर एसी ख़रीद सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है। तो मेरे ख्याल में आज इस सेगमेंट का मकसद सिर्फ इतना था कि कराची में ये बाज़ार मौजूद है, आप लोग आ सकते हैं और एसी भी ख़रीद सकते हैं।